वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एपिसोड 56, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, दैट मीन्स विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का दैट मीन्स कि आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं ये आपका आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल से जुड़ा हुआ, जो कि एपिसोड 50 से चल रहा है और 56 आपका लास्ट होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पीछे पढ़ा उसका अब लास्टिंग होने जा रहा है। तो आज देखते हैं कहाँ तक जाता है, संभवतः आज लास्ट हो जाना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो पूछता भी है, न्यूमेरिकल के काइंड ऑफ व्यू से हो, 2 मार्क्स के काइंड ऑफ व्यू से हो, ऑब्जेक्टिव के काइंड ऑफ व्यू से हो, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं। आज हमारा क्या टॉपिक है, तो आज हम देखने वाले हैं 55 में हमने देखा था कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब हम द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर बल आघूर्ण का व्यंजक कैसे निकालते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब हम द्विध्रुव को रखेंगे और उसको घुमाएंगे तो उसके अंदर एनर्जी कितना चेंज होगा, या किसी डायपोल को हम सिर्फ रख दिए तो उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो दैट मीन्स कि बाह्य विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, इंटरनल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। कुछ बच्चों ने कॉल किया, कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर 11th का वीडियो नहीं डाला जा रहा है। कारण ये है कि 10th वाले स्टूडेंट जो पास आउट हो गए 11th में आएंगे उनके पास मोबाइल की अपर्याप्तता है, उनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है मैक्सिमम के पास। इस वजह से हमने 11th को पोस्टपोन कर दिया है। हालांकि हम मैथमेटिकल टूल्स का अब डालेंगे ताकि वो 12th के काइंड ऑफ व्यू से मेहनत फायदेमंद होगा। 12th वाले जो स्टूडेंट होंगे उसके लिए ज़्यादा मेहनत फायदा पहुंचेगा। 11th वाले देख लिए तो उनको प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि 11th अगर खुलेगा लॉकडाउन के बाद, अगर जो भी टॉपिक्स होंगे उसमें मैथमेटिकल टूल्स भी होता है। तो हम अब एक एक वीडियो करके डालेंगे, उसको आप सीखने की कोशिश करेंगे। खासकर हम वो 12th के हिसाब से डालेंगे। 11th अगर देख लिए तो उसको भी समझ में आएगा। एनीवे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर्ड इन डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल भी कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जगह के अभाव में हम उसको लिख दिए हैं। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट मीन्स कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एपिसोड 55 में ही बता चुके हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है। वो कोई बाह्य एजेंसी के द्वारा, बाह्य चार्ज बॉडी के द्वारा वो ऑपरेट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, और उसमें हम किसी डायपोल को लाके रखेंगे। तो रखने का अंदाज हमारा होगा कि या तो क्षैतिज रखेंगे या तो थीटा एंगल पे रखेंगे। तो हम थीटा पे रख के देखेंगे, बाकी वो वहां से कहाँ जाता है वो हम देख लेंगे। तो हालांकि हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि फिगर इसमें हम लोगों को क्या करना होगा। तो फिगर के माध्यम से हम देखना चाहते हैं, ये आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये आपका जो है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडिकेशन है। अब इसमें हम एक डायपोल को क्या करते हैं, लाके रख देते हैं। तो यहाँ पर हम नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पर हम पॉजिटिव लेते हैं, और ये दिखा देते हैं कि ये इसका लेंथ है, ये इसका सेंटर है। हमने बीच में फील्ड लाइंस नहीं दिखाया है ताकि आसानी से हम फिगर का चेंज कर सकें, फिगर बना सकें। ये आपका एक तरह से एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस हो सकता है, और ये आपका पी वेक्टर हो जाएगा। हम फिगर थोड़ा सा बाहर करके करते हैं, ये आपका जो है
ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका ई वेक्टर पी वेक्टर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है ये वाला, और इस डायरेक्शन में आपका पी वेक्टर है, तो ये आपका पी वेक्टर है। तो दोनों के बीच का एंगल अभी तत्काल हम कितना मान लेते हैं, थीटा। हालांकि हम यहाँ पे थीटा ना भी माने, थीटा 1 मान लें, थीटा नोट मान लें, तो ये चलेगा। हम लोग यहाँ पर थीटा एंगल ले रहे हैं, तो थीटा के हिसाब से ही हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि इस एंगल में अगर रखा गया है तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एंगल आपका क्या हो गया, थीटा। चलिए ये भी मान लिए। अब आप देख सकते हैं कि हम तो पहले ही जस्ट 55 में पढ़ चुके हैं कि जब किसी डायपोल को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, चाहे वह कांस्टेंट है चाहे वह वेरिएबल है, उससे मतलब नहीं है, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर रखा गया है तो उस पर एक टॉर्क लगेगा। थीटा एंगल पर अगर है, सोया हुआ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन नहीं है, तो उस पर टॉर्क लगेगा, डेफिनेटली टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क लगेगा तो भाई टॉर्क तो घुमाने का काम करता है, तो इसका मतलब जैसे ही आप उसको घुमा दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो वो फिर अलाइन करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि हम जब घुमा रहे थे तो उस समय आप देखिए क्या स्थिति होती है। इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में कितना लगेगा अभी ये मुद्दा नहीं है। इधर इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये चाहेगा कि हम इसको इधर ले आवे, ये चाहेगा इसको हम इधर लाए, मतलब कि ये ऐसे पेंडुलम की तरह ये घूमता रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जब आप थीटा एंगल पर छोड़ दीजिएगा, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वह उसको अपने इनिशियल पोजीशन में ला करके रखना चाहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ आता है वो फटाक से यहाँ आता है, ये एसएचएम का केस बनता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे एसएचएम वगैरह चर्चा नहीं कर रहे हैं, टॉपिक हमारा नहीं है। हमारा है कि इसके अंदर एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो दैट मीन्स कि जब हम इसको ले जा रहे थे तो ये इंटरनल जो टॉर्क था उसको लाना चाह रहा था कहाँ, नीचे। तो फिर से हम याद कीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझाने के लिए एपिसोड 46 में हमने समझाया हुआ है कि वहाँ पे हम धीरे धीरे का एक केस लेते थे। धीरे धीरे से क्या होता है कि हमारी एनर्जी बर्बाद नहीं होती है और वह सिस्टम में स्टोर हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक कंजर्वेटिव फील्ड है, संरक्षित क्षेत्र है, और उसमें अगर हम काम करें धीरे धीरे तो वह उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा और वह बर्बाद नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा लाने का केस होगा धीरे धीरे। मतलब कि धीरे धीरे क्यों होगा, एक तरीका तो मेरे पास था कि हम फटाक से तेजी से लेके चले जाएं, तो तेजी से लेके चले जाएंगे तो होगा क्या कि उसके अंदर गति जुड़ जाएगा। गति जुड़ जाएगा तो दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ा और वह एनर्जी रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ डायपोल अगर है, डायपोल के अंदर टेम्परेचर बढ़ा तो दैट मीन्स हीट एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो हीट बढ़ेगा। तो हीट जैसे ही इसके अंदर आया वह क्या करेगा, मतलब वायुमंडल में, दैट मीन्स सराउंडिंग में वह रिलीज कर देगा। तो हमने जो काम किया हुआ तो रिलीज कर दिया, इसके अंदर तो एनर्जी स्टोर हुआ ही नहीं। इसका मतलब है इस केस में भी हम इसको कैसे ले जाएंगे, धीरे धीरे, स्लोली मोशन करते हुए। और स्लोली के केस में हम जानते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों लगभग क्या माना जाता है, बराबर। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम उसको लेके जाना चाहते हैं उधर, लेके जाना चाहते हैं उधर। ये हमारा टॉ एक्सटर्नल है, क्या है ये, टॉ एक्सटर्नल, और इंटरनल उसको लाना चाहता है नीचे की ओर, तो ये आपका हो गया टॉ इंटरनल। ठीक है, अब कहता है कि हम धीरे 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 इसको हम क्या करते हैं, इसको ले जा करके इस पोजीशन से थीटा पोजीशन पर हम लाके रख दिए, तो उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो जो मेरे द्वारा काम किया जाएगा वही उसमें एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि वहां भी याद कीजिए एपिसोड 46 में हमने बताया था कि अनंत से जब हम चार्ज को धीरे 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 किसी पोजीशन पर लाके रख देते थे, तो जो बाह्य कार्य किया जाता था एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, बाह्य एजेंसी के द्वारा, वही वर्क डन उस चार्ज में, दैट मीन्स चार्ज सिस्टम में पोटेंशियल के फॉर्म में या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता था। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ घुमाने का काम था वहां पे लीनियर मोशन हो रहा था, तो लीनियर मोशन हो रहा था तो उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर हो रहा था, जिसको हम पोटेंशियल बोल दिए। अब ये घूमने वाला केस है, तो घूमने के केस में भी हम जबरदस्ती करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसको जो है हम घुमा करके थीटा पोजीशन पर ले आए। अब कहता है कि जब हम लाए तो धीरे धीरे लाए, तो धीरे धीरे क्यों लाए समझ में आ गया।
क्योंकि एनर्जी स्टोर होना चाहिए, और एनर्जी स्टोर तभी होगा जब हम स्लोली मोशन करेंगे, और स्लोली मोशन के केस में वह गति भी कर बैठेगा और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी डेवलप नहीं होगा और एनर्जी रिलीज नहीं होगा। दैट मीन्स ऊर्जा जो है नाश नहीं होगा, वायुमंडल में नहीं जाएगा। अब कहता है कि जब इसको हम ले आए तो वर्क डन कितना होगा, तो देखते हैं। इसका मतलब यह है कि इस एंगल से ये एकाएक तो थीटा पर नहीं गया होगा। मान लेते हैं कि 60 डिग्री पे लाके हम रखे, तो एकाएक तो 0 डिग्री से थीटा पर नहीं गया होगा। ये अगर पोजीशन ऐसे रहता तो 0 डिग्री, और अभी है तो इसका मतलब 60 डिग्री, तो एकाएक तो नहीं गया होगा एकदम 0.01 डिग्री, 0.02 डिग्री, फिर हुआ होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, धीरे धीरे करते करते वो वहां गया होगा। इसका मतलब छोटा छोटा विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, कोणीय विस्थापन तय करके गया होगा। अब छोटा विस्थापन क्या है थोड़ा सा समझिए। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि एक एक्स होता है, एक थीटा होता है। ये हमारा रेखीय विस्थापन है, ये हमारा कोणीय विस्थापन है। कोणीय विस्थापन को सिर्फ एक्स लिखते हैं तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसको आप डी एक्स लिखिए, और थीटा को डी थीटा लिखिए। तो ये आपका विस्थापन है, ये आपका विस्थापन है। ये सबसे बेस्ट आइडिया है लिखने का। अब हम बात करते हैं कि ये आपका अगर दो रेखा है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, यहाँ हम 60 डिग्री लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये पूरा जो है वो 60 डिग्री है। हम एकदम छोटा सा ले रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है ये बहुत छोटा सा बन रहा है, ऐसा ऐसा ढेर सारा एंगल है, और ये सब मिल करके कितना के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये इसी छोटे एंगल को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डी थीटा। इसका मतलब है छोटा छोटा एंगल तय करके ये इस पोजीशन में आया, और तब जा करके ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुआ। तो अब हम उस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो कहता है कि आप लीनियर मोशन करवाइए या एंगुलर मोशन करवाइए। जब किसी के विरुद्ध आप काम करते हैं उसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि भाई द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का क्या अर्थ है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा का क्या अर्थ है। तो हम ये बोलेंगे कि जब किसी द्विध्रुव को क्षैतिज से कुछ थीटा कोण पर घुमाया जाता है धीरे धीरे, तो उस द्विध्रुव में एक स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, क्योंकि आंतरिक बल आघूर्ण उसको इनिशियल पोजीशन में लाना चाहता है, प्रारंभिक स्थिति में लाना चाहता है, और उसके विरुद्ध एक बाह्य बल आघूर्ण लगाकर उसे थीटा पोजीशन में लाया जाता है, जिससे उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होता है। उसी एनर्जी को हम बोलते हैं संचित स्थितिज ऊर्जा, किसके अंदर, द्विध्रुव के अंदर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ फिगर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आप ऐसे लिखिए। माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव, फिर से हम यहाँ पर L ले रहे हैं, ये भी L ले रहे हैं, इसका मतलब P बराबर होने जा रहा है 2QL। अगर जरूरी पड़ा तो हम ये यूज कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, एक चीज आप पीछे देखे थे कि अब इस पर जो टॉर्क लगने जा रहा है वो टॉर्क कितना के बराबर होता है, टॉर्क का मान कितना होता है, तो PE sin थीटा, मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं। अगर कोई डायपोल समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पर अलाइन किया हुआ है, व्यवस्थित किया गया है, तो टॉर्क का मान कितना होगा, PE sin थीटा। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, एनर्जी U। तो इसका मतलब यह है कि हम वर्क डन निकालें तो एनर्जी निकल जाएगा। तो हम फ्रॉम डेफिनेशन चलेंगे। आप फिगर के बारे में लिखना है तो हम बोल सकते हैं, माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसे क्षैतिज से, मतलब विद्युत क्षेत्र के क्षैतिज से थीटा कोण पर धीरे धीरे लेकर व्यवस्थित किया गया है, तो उसके अंदर संचित स्थिति ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना है। इतना भी लिख दिए तो आपका काम चल जाएगा। चलिए फ्रॉम डेफिनेशन परिभाषा से W एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा U, मतलब जो वर्क डन किया जाएगा वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी U। अब वर्क डन निकालें तो हमारा काम चल जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप लीनियर वेलोसिटी के हिसाब से आप वर्क डन निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला था, आप एपिसोड 46 में जाके 47 में भी जाके देख सकते हैं, हमने बोला हुआ है वहां पर W एक्सटर्नल जो था वो था हमारा इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dx वेक्टर। dx यहाँ विस्थापन है और F एक्सटर्नल हमारा बाय बल है। तो बल और विस्थापन के डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग कार्य बोलते हैं।
और जब छोटा छोटा विस्थापन तय करके बड़ा विस्थापन होता है तो उसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि dx में छोटा सा वर्क होता है और उसको जब छोटा छोटा को इंटीग्रेट कर देते हैं तो बड़ा वर्क डन हो जाता है। इसका मतलब लीनियर के केस में तो ये हो जाएगा, लेकिन एंगुलर के केस में, कोणीय विस्थापन के केस में W एक्सटर्नल हो जाएगा और फोर्स का जगह ले लेगा टॉर्क, क्योंकि घुमाने का काम कौन करता है? टॉर्क करता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टॉर्क एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dx का जगह कौन लेगा? d थीटा वेक्टर। तो छोटा सा एंगल वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ W एक्सटर्नल बराबर इंटीग्रेशन टॉर्क एक्सटर्नल वेक्टर डॉट d थीटा वेक्टर। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, इंटीग्रेशन टॉर्क एक्सटर्नल वेक्टर डॉट d थीटा वेक्टर। अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताते हैं, ये वहाँ से आप जो लाए हैं इसको थोड़ा सा आप गौर से पहले वहाँ से रियलाइज कीजिए मन में, तब हम कैलकुलेशन आगे करेंगे। इसको थोड़ा गौर से देखिए। अब देखिए, इसको देखने से आपको फायदा मिला होगा। फायदा क्या मिला होगा कि आप कल वाले एपिसोड से इसको रियलाइज किए होंगे। फोर्स का जगह कौन लिया? टॉर्क। और एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जगह लिया लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। मतलब ये रेखीय विस्थापन है, ये कोणीय विस्थापन है। इसको हम इसलिए आपको सोचने का मौका दिए कि आप थोड़ा सा गौर कीजिए हम क्या बोलें। हम यहाँ पर ये छोटा सा कार्य निकाले छोटे से विस्थापन के लिए और उसको हम इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट करने का मतलब छोटा छोटा कार्य होगा तो छोटा उसको जोड़ देंगे तो बड़ा सा कार्य हो जाएगा। अब हम इसका फायदा उठाते हैं। क्या फायदा उठाते हैं? जब इंटीग्रेशन का मामला आएगा तो जरूरी नहीं कि हमेशा ये सुतले रहेगा। हो सकता है कि 45 पर था उसको घुमा करके 60 पर ले गए, हो सकता है 40 पर था उसको घुमा के 90 पे ले गए, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम थीटा इनिशियल दे देते हैं और यहाँ पे थीटा फाइनल देते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब इनिशियल कुछ भी हो सकता है। पहले मान लेते 90 पर था, घुमा करके 60 पर ले गया, तो इनिशियल हो गया हमारा 90 डिग्री और बाद में हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह से थीटा इनिशियल से उसको थीटा फाइनल तक ले गए। बड़ा छोटा क्या होगा बाद में देखा जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि टॉ एक्सटर्नल, अब डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, तो टॉ एक्सटर्नल हम रहने देते हैं, टॉ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। ठीक है। अब यहाँ कॉस आएगा तो कॉस 0 डिग्री लेके डॉट को हम खत्म कर देते हैं। अब कहिएगा कि सर 0 डिग्री कहाँ से लिए? मान लेते हैं कि टॉ एक्सटर्नल का डायरेक्शन ऐसे घुमा दिए तो टॉ एक्सटर्नल का डायरेक्शन इधर हो गया और थीटा का भी डायरेक्शन जो है इधर हो गया, मतलब कोणीय विस्थापन का भी डायरेक्शन बाहर हो गया। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ले लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। अगर अंदर की ओर लेते हैं तो दोनों को अंदर लेंगे तो भी हो जाएगा 0 डिग्री। 180 भी लेते हैं कि एक अंदर एक बाहर, तो उस स्थिति में 180 हो जाएगा। तो उस समय सिर्फ माइनस हो जाएगा और मान में कोई फर्क नहीं आएगा। तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1। ठीक है, ये हो गया आपका थीटा इनिशियल, ये हो गया आपका थीटा फाइनल। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन टॉ एक्सटर्नल का मान क्या होता है? पी ई साइन थीटा। हम यहाँ ले लेते हैं पी ई साइन थीटा, ये हो गया इंटू डी थीटा। ये तो जनाब खत्म हो गया क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब फिर से यहाँ थीटा इनिशियल और यहाँ हो गया थीटा फाइनल। अब कोई भी डायपोल जब बन चुका है उसका P भी कांस्टेंट और E तो कांस्टेंट है ही। इसका मतलब ये राशि कांस्टेंट है और ये अंदर वेरिएबल है। इसका मतलब PE को हम बाहर कर लिए और अब बच गया क्या? इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल साइन थीटा डी थीटा। और आप पढ़े होंगे, जो पढ़े हैं ठीक, नहीं पढ़े हैं तो भी ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है W एक्सटर्नल, W एक्सटर्नल बराबर, तो PE तो बाहर रहेगा ही, हो गया ये माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल हो गया। अब माइनस को बाहर कर सकते हैं तो हो जाएगा ये W एक्सटर्नल बराबर माइनस PE, अब थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। ठीक है, इसको मान लेते हैं कुछ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा वहाँ फर्स्ट माना गया है 2 कर देते हैं। अब W एक्सटर्नल ये हो गया। अब यही वर्क डन तो हमको किसके बराबर हो जाएगा? U के बराबर हो जाएगा।
अब हम थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या करेंगे, हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, U का मान निकल गया, तो U का जो मान हो जाएगा ऑल्सो U बराबर हो गया माइनस PE cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड, इसको मान लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लिखते हैं। अब याद रखना है कि जब हम दो पोजीशन के लिए एनर्जी लेते हैं और वो भी कंजर्वेटिव फील्ड में, तो कहता है कि उसमें जो ऊर्जा में अंतर आता है वो बाह्य कार्य के बराबर होता है। मतलब ये कि हम अगर इसको यहाँ से यहाँ ले आए चाहे यहाँ से यहाँ ले आए, तो जो ऊर्जा में अंतर होगा वह बाह्य कार्य के बराबर होगा। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ लगा देते हैं। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम इसको बोला जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि W एक्सटर्नल बराबर होता है डेल्टा U, मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, इसको मान लेते हैं थर्ड। अब अगर आप थर्ड तो लिख ही चुके हैं, फोर्थ। अब फोर्थ को और सेकेंड को कंपेयर कीजिएगा तो LHS आपका बराबर हो रहा है, और जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो ये तो हिस्सा इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। इसका मतलब ये है कि माइनस PE cos थीटा फाइनल माइनस PE cos थीटा फाइनल, फिर माइनस, अब फिर माइनस PE cos थीटा इनिशियल। तो ये U फाइनल का मान यहाँ से हम लाएंगे और U इनिशियल का मान यहाँ से लाएंगे। तो यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, हम कंपेयर करके लिख सकते हैं। U फाइनल का मान हो जाएगा माइनस PE cos थीटा फाइनल और U इनिशियल का मान हो जाएगा माइनस PE cos थीटा इनिशियल। यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर आपको इनिशियल एनर्जी चाहिए तो इनिशियल एंगल दे दीजिए, अगर फाइनल एनर्जी चाहिए तो थीटा फाइनल दे दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं ऑल्सो करके कि U बराबर आप लिख सकते हैं माइनस PE cos थीटा माइनस PE cos थीटा। इस तरह से ये आपका परिमाण निकल गया, और ऑल्सो करके आप इसी को लिख सकते हैं U बराबर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। अब यहाँ पर हम इसको डॉट में इसलिए लिखे क्योंकि हम जानते हैं कि डॉट हटता है तो cos थीटा आता है। तो जब डॉट हटता है तो cos थीटा आता है, तो cos थीटा हटेगा तो डॉट आएगा। इसका मतलब माइनस P वेक्टर डॉट क्या हो गया, E वेक्टर। अब थोड़ा सा आप पीछे वाले में जाइए, तो यहाँ पर टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आता था थीटा एंगल पर, वो आता था टॉ बराबर PE साइन थीटा, उसमें साइन है। और यहाँ पर जब एनर्जी का बात आता है तो माइनस PE cos थीटा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो एनर्जी हमारा चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो वहाँ पे cos जगह लिया, और टॉर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो वहाँ साइन जगह लिया। इसीलिए टॉर्क में वेक्टर फॉर्म में हम लिखते थे P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और यहाँ पे हमारा होता है P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण इशारा दे रहा है। VVI, ये भी VVI, और एक तरह से यहाँ भी जो आपका ये है आपका VVI। ठीक है, ये एक तरह से आपके डेल्टा U है, डेल्टा U। ठीक है, अब इस तरह से आपका इक्वेशन निकल गया है। तो आप पहले इसको प्रिंट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको बारीकी से समझना है। कोई भी पॉइंट्स अगर आपको समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे आप अपना डाउट प्रोजेक्ट कीजिए, हम यहाँ से आंसर प्रोजेक्ट करेंगे। चलिए, आई होप कि आप इसको प्रिंट कर चुके होंगे। अब इसको थोड़ा सा हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को थीटा एंगल पर विद्युत क्षेत्र के साथ रखा जाता है, अलाइन किया जाता है, तो उसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का। तो कहता है कि जब आप उसको थीटा एंगल पर ले जाते हैं, तो जब भी ले जाते हैं तो स्लोली ले जाते हैं। तो यहाँ पे स्लोली ले जाने का कारण ये होता है, वहाँ पे भी हम बोले थे फॉर स्लोली मोशन।
स्लोली मोशन के केस में टॉ एक्सटर्नल जो होगा वो टॉ इंटरनल के बराबर होगा, और टॉ इंटरनल कितना हो जाएगा, तो पी साइन थीटा के बराबर, जो कि नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि टॉ एक्सटर्नल जो है वो आपका कहीं ना कहीं मदद कर रहा है, तो ये स्लोली ले जाने के केस में ये हमारा काम कर जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर निकालते हैं। डेफिनेशन कहता है कि जब हम इसको स्लोली मोशन करते हुए हम ले जाते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल बाह्य विद्युत क्षेत्र में इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रॉम डेफिनेशन W एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, U। दैट मीन्स ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब कहता है कि हम नाउ W एक्सटर्नल निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ घूमने वाला केस है तो इसका मतलब पहले वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो काम नहीं करेगा। तो पहला हमारा एपिसोड 46 में जो हम बोले कि फॉर्मूला था हमारा F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dx वेक्टर, इसलिए कि वहाँ पे रेखीय गति हो रहा था, यहाँ पे रेखीय बल है और रेखीय विस्थापन है। लेकिन जब वह कोणीय हो जाए तो उसके जगह पर टॉ एक्सटर्नल होता है, क्योंकि कोणीय घुमाने के क्रम में आता है टॉ, तो टॉ एक्सटर्नल वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर। अब हम इसी का सहारा लेंगे, तो नाउ W एक्सटर्नल बराबर टॉ एक्सटर्नल वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर, और इसको हम इंटीग्रेट कर दिए। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो जरूरी नहीं है कि ये इसी पे रहे, हो सकता है कि 90 डिग्री पे था उसको 30 पे ले गए तो इनिशियल 90 और फाइनल 30, या 30 से उसको 60 पर ले गए तो 30 हो गया हमारा इनिशियल और फाइनल हो गया 60। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ थीटा इनिशियल से क्या कर दिए, थीटा फाइनल। ठीक है, ये रख दिए, लिमिट दे दिए। अब टॉ एक्सटर्नल हो गया इंटू डी थीटा हो गया, डॉट हो गया cos 0 डिग्री, क्योंकि हमने टॉर्क को जस्ट मिनट टॉर्क जो है इस ऐसे घुमाए तो टॉर्क बाहर आ गया, और मतलब जो डी थीटा है उसका भी डायरेक्शन हम देने के लिए इसको ऐसे घुमा दिए, बाहर हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री ले लिए, क्योंकि डॉट हटता है तो cos थीटा आता है। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे टॉ एक्सटर्नल का मान हम यहाँ से रख सकते हैं पी साइन थीटा। क्यों, टॉ एक्सटर्नल किसके बराबर, टॉ इंटरनल के, और वो किसके बराबर, पी साइन थीटा के। तो इसके जगह पर हम पी साइन थीटा लिख दिए, डी थीटा लिख दिए, और ये तो 1 होके खत्म हो गया, ये अपने जगह पर ही है। ये कांस्टेंट होकर के बाहर चला आया और बच गया क्या, साइन थीटा डी थीटा। और इंटीग्रेशन होता है, रट्टा मार लेना है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये पीई था और माइनस कॉस थीटा हो गया, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। तो ये माइनस को आप बाहर कर सकते हैं, तो माइनस को बाहर कर दिए। नियम है कि जहाँ थीटा है वहाँ पहले अपर लिमिट फिर माइनस देके लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। ऑल्सो करके कहता है कि जो वर्क डन हुआ वही एनर्जी स्टोर होता है, मतलब एनर्जी का अंतर भी उसको माना जाएगा। तो एनर्जी अंतर बराबर हो गया माइनस पी कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, इक्वेशन हो गया थर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट रोल आपका अदा करेगा, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा का मतलब ही होता है, याद रखना है, डेल्टा का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल कहीं भी। अब आते हैं इसका सहारा लेकर के एक नॉर्मल कंडीशन बनाते हैं। नॉर्मल कंडीशन मतलब फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि किसी भी सिस्टम में एनर्जी में जो अंतर होता है उस पर किए गए बाह्य कार्य के बराबर होता है। दैट मीन्स W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब क्या बोले, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, और इसको आप माने हुए हैं, इसको माने हुए इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड और 4 को कंपेयर कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड 4 यहाँ से LHS हमारा बराबर है, इसका मतलब RHS भी बराबर होगा, लेकिन बराबर होने के का मतलब कंपेयर करना है हमको। माइनस PE इसके साथ भी है, माइनस PE इसके साथ भी है, तो माइनस PE cos थीटा फाइनल एक साथ हो गया, ये माइनस अपने जगह पे है, ये माइनस PE इसके साथ सटा, इसके साथ नहीं सटा गुनाने के लिए, माइनस PE cos थीटा इनिशियल हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से हमारा फाइनल एनर्जी है और इधर जो आया वो इनिशियल एनर्जी है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं यू फाइनल बराबर माइनस PE cos थीटा फाइनल और यू इनिशियल बराबर माइनस PE cos थीटा इनिशियल। ऑल्सो करके यहाँ से ये पता चला कि फाइनल यहाँ लग रहा है तो फाइनल लेंगे और इनिशियल लग रहा है तो इनिशियल लेंगे। इसका मतलब है कि u बराबर हो गया माइनस PE cos थीटा। दैट मीन्स एक थीटा जनरल हो गया, फाइनल निकालना है तो फाइनल, इनिशियल निकालना है तो इनिशियल। अब ये cos हटता है तो डॉट आता है, तो u बराबर माइनस P वेक्टर डॉट क्या हो गया, E वेक्टर। इस तरह से ये आपका इक्वेशन हो गया। अब हम इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं।
बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और ये किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं। जैसे केस फर्स्ट के लिए अगर हम बात करते हैं तो फॉर सिंगल चार्ज सिस्टम, फॉर सिंगल चार्ज सिस्टम मतलब सिर्फ एक चार्ज है तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि ये आपका फील्ड है, फील्ड है तो पोटेंशियल तो होगा, ये आपका फील्ड हो गया। और मान लीजिए कि इस पॉइंट पर आपने एक क्यू चार्ज ला करके रखा और यहाँ पर इसका पोजीशन जो है वो है R1, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मान लेते हैं V1। ठीक है, दैट मीन्स विभव जो है, पोटेंशियल जो है वो कितना है V1। फील्ड है तो पोटेंशियल तो होगा ही। अब कहता है ये कहाँ से है ये नहीं सोचना है, वो देने वाले का ड्यूटी रहेगा। अब कहता है कि यहाँ पर इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा। ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे विभव है। तो कहता है यहाँ पर आपको जो है क्या करना है कि U बराबर लिखना है, जो चार्ज है वो लिख देना है और जो वहाँ पे पोटेंशियल होगा वो लिख देना है। तो पोटेंशियल मान लेते हैं क्या है V, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, R कर लेते हैं, V कर लेते हैं। तो Q इंटू क्या हो जाएगा V। अब इसी चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक अगर आप डिस्प्लेस करते हैं तो कितना वर्क डन होगा। तो आपको अगर वर्क, ये आपको याद रखना है, अगर वर्क डन निकालना है, W एक्सटर्नल निकालना है तो हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। दैट मीन्स Q इंटू डेल्टा V का मतलब होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब डेल्टा V का मतलब वेग में अंतर मत समझ जाना है, ये विभव में अंतर है। तो डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब जहां से जहां को गया, तो जहां से मतलब हो गया इनिशियल, जहां को गया मतलब हो गया फाइनल। ठीक है, अब आते हैं केस 2। ये था सिंगल चार्ज सिस्टम के लिए। केस 2 अगर हम बात करते हैं फॉर टू चार्ज सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम, तो टू चार्ज सिस्टम में डायपोल से ज्यादा अच्छा उदाहरण क्या होगा। तो सपोज कीजिए कि ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो भी है E, इसमें आप क्या किए, एक माइनस चार्ज लाए और एक प्लस चार्ज लाए और दोनों के बीच कुछ दूरी है। दूरी मान लेते हैं कि ये टोटल दूरी कितना है 2m, टोटल दूरी क्या है 2m। ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज क्या है Q है। यहाँ पर विभव मान लेते हैं V1 है, यहाँ पे विभव मान लेते हैं V2 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है कि इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो वेरी सिंपल, जब ये चार्ज आएगा और यहाँ का विभव अगर V1 है तो ओबियस है कि ये माइनस चार्ज आया, तो माइनस चार्ज के कारण माइनस में एनर्जी होगा, प्लस के कारण प्लस में एनर्जी होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टोटल एनर्जी जो हो जाएगा, यू नेट जो हो जाएगा टोटल एनर्जी, वो हो जाएगा इसके कारण जो चार्ज होगा तो माइनस क्यू जो चार्ज है माइनस वाला, माइनस क्यू इंटू विभव हो जाएगा V1, क्योंकि यहाँ का विभव क्या है V1। फिर इसके कारण क्या हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज है तो प्लस एनर्जी में रहेगा, तो Q इंटू हो जाएगा V2। ठीक है, इसके कारण अब इस दोनों के कारण जो एनर्जी होगा दो चार्ज सिस्टम के लिए, तो वो हो जाएगा आपका माइनस में -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब दो आवेश कुछ दूरी पर रहता है तो उसके लिए एनर्जी होता है हमारा सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो Q1 भी Q और Q2 भी Q बटा दूरी की जगह पे क्या हो जाएगा 2 है। तो ये तो किसी भी डायपोल के लिए तो कांस्टेंट ही रहता है, इसका मतलब डिपेंड करेगा ज़्यादा इस पे। ठीक है, अब इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं और एनर्जी का फॉर्मूला आपका हो गया। अब हम सारे फॉर्मूला को एक जगह कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी। तो पहले इसको प्रिंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम सारे फॉर्मूला को एक जगह कर देते हैं। डायपोल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है उस सबको हम एक जगह कर देते हैं। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमको याद करने में अच्छा रहेगा, ऑब्जेक्टिव आपका काम आ जाएगा।
जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके होंगे वो सब आसानी से बन जाएंगे। चलिए फॉर्मूला, अब हम बात करते हैं पहला। तो पहला अगर हम एपिसोड देखे थे इलेक्ट्रिक डायपोल से फर्स्ट वाला जो देखे थे एपिसोड 50, जिसमें हम देखे थे कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से हमारा क्या क्या फॉर्मूला आया था। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है और उसको हम लोग क्या चीज से नोट कर रहे थे, पी से। तो पी का परिमाण जो होता है किसी एक आवेश का परिमाण, दैट मीन्स अगर ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों के बीच की दूरी को अगर हम 12 मान लेते हैं, तो ये चार्ज Q और ये चार्ज Q, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से किधर होता है, पॉजिटिव की ओर। इसी को हम क्या बोलते थे, P वेक्टर। तो P का जो परिमाण होता है किसी एक आवेश का परिमाण गुने में होता है दोनों के बीच का लेंथ। तो Q गुने अगर D मानेंगे तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो ये भी आप मान सकते हैं। फिर अगर मान लेते हैं कि P निकालना है तो Q गुने 12 लेंथ माने हैं तो 12 दे दीजिएगा, 2A मानिएगा तो 2A दे दीजिएगा। तो परिमाण निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब कि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो P वेक्टर बराबर तो क्या लिखना है, Q गुने 12 वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं। और 12 एक तरह से दोनों के बीच का विस्थापन है, इसको नए अंदाज में आप लिखिए, P वेक्टर बराबर Q इंटू डेल्टा R वेक्टर, Q इंटू डेल्टा R वेक्टर। और डेल्टा R का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा R वेक्टर का मतलब क्या होता है, R फाइनल वेक्टर माइनस R इनिशियल वेक्टर। ये पॉइंट चार्ज जब रहेगा, पॉइंट डायपोल रहेगा, तो ये फॉर्मूला आपका आसानी से काम कर जाएगा। लेकिन जब चार्ज आपका कुछ कंटिन्यूअस टाइप का रहेगा, तब उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाता है, उसके लिए हो जाता है हमारा P dP वेक्टर बराबर, क्योंकि उसमें बगैर एलिमेंट काटे हम डायपोल मोमेंट निकाल ही नहीं सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल ही नहीं सकते हैं, हमने बताया हुआ है एपिसोड 50 में। तो dP वेक्टर बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन Q इंटू 12 वेक्टर, Q इंटू 12 वेक्टर। ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेट कर देते हैं, अपना काम चल जाता है। चलिए आप Q गुने 12 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा डायपोल के एपिसोड 50 से जो आया था फॉर्मूला वो। अब दूसरा एपिसोड 51 को अगर आप ध्यान में दीजिएगा, तो उसमें हमने बताया हुआ है कि CO2 गैस जो होता है वह कैसे हरितगृह प्रभाव को दिखाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को वो कैसे दिखाता है, उसका मेन कारण क्या होता है वो हम देखते हैं। हरितगृह प्रभाव क्या है ये आप बेटर जानते हैं, लेकिन CO2 हरितगृह प्रभाव क्यों दर्शाता है ये हमने एपिसोड 50 में बताया हुआ है, तो वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। अब हम देखते हैं एपिसोड 52 की बात करें, उसमें हमने बताया हुआ है कि अगर कोई डायपोल है तो उसके कारण विभव कैसे निकालते हैं। तो हमने 3 कंडीशन के लिए विभव निकाला हुआ है, एक केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 का नाम होता है अक्षीय स्थिति, केस 2 का नाम होता है निरक्षीय स्थिति या विषुवतीय स्थिति, और तीसरा होता है जिसको दूसरा को लंबवत स्थिति भी बोलते हैं, और तीसरा होता है किसी भी स्थिति r थीटा के लिए। तो हम लोग विभव निकालते हैं, तो द्विध्रुव के कारण विभव, द्विध्रुव के कारण विभव, उसमें तो 3 कंडीशन हम बताए थे। एक था V एक्सियल, V एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R, P अपॉन R, ये था V एक्सियल के लिए। ठीक है, अब V ब्रॉड के लिए बात करते हैं, इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन बोलते हैं, हिंदी में निरक्षीय बोलते हैं, उसके बाद विषुवतीय बोलते हैं या लंबवत स्थिति बोलते हैं, मध्य बिंदु से ऊपर चाहे नीचे। V ब्रॉड का जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है 0, क्योंकि जितना प्लस के कारण होता है उतना ही माइनस के कारण। ये V ब्रॉड का मान हो गया 0, एक्सियल के लिए हो गया इतना। फिर कहता है VR थीटा, VR थीटा का मतलब किसी भी स्थिति r थीटा के लिए इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R, सॉरी P अपॉन R स्क्वायर, यहाँ भी होता है P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। मतलब पॉइंट चार्ज रहता तो सिर्फ R होता, लेकिन डायपोल होता है तो R स्क्वायर हो जाता है, ये तो ध्यान देने वाली बात है। दैट मीन्स
यहाँ पे आप लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, चलिए ये हमने एपिसोड नंबर कितने में दिखाया हुआ है, ये हम लिखे हैं एपिसोड 50 में, और ये हमने दिखाया हुआ है एपिसोड नंबर 52 में, और अब जो बताने जा रहे हैं वो होगा एपिसोड 53 में। ठीक है, मतलब द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इसमें भी तो 3 कंडीशन बताए थे, एक एक्सियल, एक ब्रॉड और एक किसी भी स्थिति r थीटा के लिए, तो उसमें भी बताए हुए हैं। ई एक्सियल मतलब अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में क्या था याद कीजिए, 1/4πε0। याद कीजिए, अगर किसी को याद है तो याद कीजिए, हम थोड़ा सा 1 मिनट रुकते हैं, आप याद कीजिए। याद आया कुछ? चलिए, आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो और भी ठीक है। 1/4πε0 एक्सियल के केस में क्या करना है, 2 दे देना है, उसमें p से गुना कर देना है, बटा में यहाँ r² है, यहाँ r3। फील्ड जब निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो r3, और विभव निकालेंगे तो r²। ये हो गया आपका किसके लिए, एक्सियल के। ठीक है, ई ब्रॉड के लिए बात कर लेते हैं। ब्रॉड के लिए यहाँ से 2 गायब कर देना है, बाकी उतार देना है, तो 1/4πε0 p अपॉन क्या हो जाएगा, r3। विद्युत क्षेत्र में r3 और विभव में r², एक्सियल ब्रॉड हो गया। अब ई r थीटा यानी कि विद्युत क्षेत्र किसी भी स्थिति r थीटा के लिए क्या होता है, 1/4πε0। ये थोड़ा सा लंबा तगड़ा है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे क्या करना है, p/r³ दे देना है, रूट अंडर दे देना है, 3 cos² थीटा प्लस में 1 कर देना है। ये हो गया आपका किसी भी स्थिति r थीटा के लिए। और यहाँ से एक चीज आया कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r³, ये हो जाता है किसके लिए, डायपोल के। ठीक है, चौथा ये हम 53 में बताए हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं आगे कि 54 के लिए, तो उसमें हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल अगर है, इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क कितना लगता है, मोशन क्या होता है, ये सारा कुछ हमने आपको बताया हुआ है। एपिसोड 54 में हमने देखा है कि विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी डायपोल को रखते हैं तो टॉर्क कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, ये हमने बताया हुआ है। और विद्युत क्षेत्र कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र। दैट मीन्स कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मोशन के बारे में अगर जिक्र करते हैं तो वो तो आपको वहां से मिल जाएगा, फॉर्मूला उसमें नहीं था, उसमें की पॉइंट्स था लेकिन फॉर्मूला नहीं था। अब हम बात करते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र अगर है, यानी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण डायपोल टॉर्क, तो टॉर्क वेक्टर बराबर हो जाता है p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। और ऑल्सो करके अगर बात करेंगे तो टॉ बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा। ठीक है, 5वां में अगर बात करते हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का अगर बात करते हैं तो वहां पे हमारा हो जाएगा u बराबर -p वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, और यदि ऑल्सो करके लिखेंगे तो u बराबर हो जाएगा -pe cos थीटा। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 चार्ज सिस्टम जो है वो अपोजिट नेचर का है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आता है। इसी का सहारा लेकर के हम ढेर सारी चीजों को हल करेंगे, एनसीईआरटी का सवाल देखेंगे। तो अब जो हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 57, उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।